Schengen visa in 2022 हाउ टू अप्लाई फॉर अ Schengen वीज़ा। यूरोप के वीज़ा के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं 2022 में। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे यूरोप का वीज़ा आपको इजीली मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूरोप के वीज़ा के बारे में बात करेंगे, शेंजन वीज़ा के बारे में, जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम दोस्तों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके उन तमाम लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे, जो यूरोप जाना चाहते हैं, शेंजन वीज़ा का वेट कर रहे थे। काफ़ी अरसे से जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी वीज़ा सर्विस बंद की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वीज़ा सर्विस स्टार्ट होना शुरू हुई। कुछ कंट्रीज़ ने पहले जो वीज़ा सर्विस थी उसको स्टार्ट किया। अभी तकरीबन जो यूरोप की शेंजन कंट्रीज़ हैं, जो शेंजन जोन में आती हैं कंट्रीज़, उन्होंने अपनी वीज़ा सर्विस स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएई में रहते हो, आप कुवैत में रहते हो, आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कहीं से भी आप जॉब करते हो उन कंट्रीज़ में, वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो जनाब, अभी जो 2022 है, इसमें आपको शेंजन वीज़ा किस तरीके से मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम जो रिक्वायरमेंट हैं वो सेम होती हैं तकरीबन जितनी भी कंट्रीज़ हैं शेंजन जोन में, जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनके लिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। कम से कम आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक के लिए वैलिड हो, ठीक है, आपने अपने माइंड में रखना है। फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं। फ़ोटोग्राफ की स्पेसिफ़िकेशन जब आप उन कंट्रीज़ की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ की एम्बेसी की वेबसाइट पे, या जो वीज़ा सेंटर्स के थ्रू वो कंट्रीज़ वीज़ा देती हैं, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफ़िकेशन मिल जाएगी। ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपको लगानी पड़ती है जितने अरसे के लिए आप वहाँ जा रहे हो। एयरलाइन की जो रिज़र्वेशन होती है, जो एयर टिकट की रिज़र्वेशन होती है, वो आपको चाहिए होती है एज अ टूरिस्ट आप जब अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है। जो एयर रिज़र्वेशन है वो आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवा सकते हो। उसके लिए आपको टोटल अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, टिकट का प्राइस पे नहीं करना पड़ता। एक रिज़र्वेशन आप उनसे ले सकते हो और उस रिज़र्वेशन के लिए आप उनको कुछ रकम पे कर सकते हो और वो कुछ दिन के लिए वैलिड होती है। 3 से 4 दिन के लिए वो रिज़र्वेशन वैलिड होती है, ठीक है। और जो होटल बुकिंग है वो आप booking.com के थ्रू, agoda.com के थ्रू कर सकते हो। ऐसी होटल बुकिंग आपने चूज़ करनी है जिसमें ये ऑप्शन हो कि पे एड प्रॉपर्टी और फ्री कैंसिलेशन। तो ये आपने कर लेना है। उतने ही दिन के लिए आपने होटल बुकिंग करनी है जितने दिन के लिए आपने अपना टूर जो है वो प्लान किया है, ठीक है। इसके अलावा आपकी एयर जो रिज़र्वेशन है एयरलाइन की, उसमें भी जो डेट्स हैं वही डेट्स देनी है जिस डेट्स की आपके पास होटल बुकिंग है। वही सेम डेट्स आपने यूज़ करनी है अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसके लिए। ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप इजीली जो है वो कर सकते हो, ऑनलाइन भी हो जाती है, या आप उसको किसी भी जो कंपनीज़ हैं, जिस कंट्री में आप रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, इंडिया में रहते हो, यूएई में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो, वहाँ पे जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनीज़ हैं उनके थ्रू आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। अच्छा, ट्रैवल इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो 30,000 यूरो का उसमें कवरेज होनी चाहिए। 30,000 यूरो तक का कवर वो आपको प्रोवाइड कर रही हो। अब 30,000 यूरो आपको पे नहीं करने पड़ते। ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, कुछ कंपनीज़ $20 में भी दे देती हैं, कुछ कंपनीज़ $30 में भी देती हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में बुक करते हो ट्रैवल इंश्योरेंस, 3 से 4,000 में आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, 6,000 भी आप लगा लो अच्छी कंपनीज़ की, तो वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाती है। लेकिन वो डिपेंड करती है कितने दिन के लिए आप वो ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो। अगर तो आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होगा, एनओसी चाहिए होगी, जिसके अंदर आपकी कंपनी ने एम्बेसी को मुखातिब करते हुए ये लिखना है कि आप किस डेट से किस डेट तक उस कंपनी में मतलब कब से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, क्या आपकी पोजीशन है। और उसके अलावा आपकी कंपनी उसके अंदर लिखेगी कि आप फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जा रहे हो, छुट्टी पे जा रहे हो, टूर करने जा रहे हो किसी कंट्री में, जिस कंट्री का आपने अप्लाई करना है वीज़ा उस कंट्री में। तो उस पे आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एतराज़ नहीं है, और आपकी जो छुट्टी है वो आपकी कंपनी ने एक्सेप्ट की हुई है। उसके अलावा आपका फिर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा,
पे स्लिप्स आपको मिलती हैं तो आपने पे स्लिप्स लगानी है। 6 मंथ्स का आपने बैंक स्टेटमेंट लगाना है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप में, शेंजन कंट्रीज़, जो 3 मंथ्स का भी बैंक स्टेटमेंट ले लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन आप 6 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट लगाएं। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। आपकी सैलरी हर महीने उसमें शो होनी चाहिए कि आपकी सैलरी आ रही है, उसके बाद उसमें से आप खर्चे कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, और उस एक्सपेंस निकलने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट जो है वो सेव हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप मिस कर देते हो, प्रॉपर आपका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होगा, तो आपके जो वीज़ा मिलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ये बैंक स्टेटमेंट जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो, उससे एक दिन पहले या सेम डे पे आप निकाल के वो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आपने लगाना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको 2 बैंक स्टेटमेंट चाहिए होते हैं। एक बैंक स्टेटमेंट जो उनकी कंपनी का हो, जिसमें उनकी जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस हैं, जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए। दूसरा बैंक स्टेटमेंट उनका होना चाहिए पर्सनल, जिसमें उनका जो पैसा है, जो उनकी प्रॉफिट है, वो उसमें आना चाहिए। उस प्रॉफिट में से खर्चा भी होना चाहिए, फिर उसमें से कुछ उनकी सेविंग भी होनी चाहिए। अब जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए एनटीएन भी चाहिए होगा, बल्कि एनटीएन अब लाजमी है। टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, दोनों कैटेगरी में अब आपको एनटीएन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टैक्स रिटर्न्स आपने लगाने। एक्टिव टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया वगैरह से आप अप्लाई करते हो, तो आपको आईटीआर चाहिए होता है। यूएई वगैरह में तो इनकम टैक्स आप पे नहीं करते, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, 2 साल के आपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी आपने लगा देने हैं। उसके अंदर पेड होने चाहिए, जो करंट ईयर है और जो लास्ट ईयर है, जिसमें आपने 2 साल के जो टैक्स पे किए उसकी रिसिप्ट्स आपने लगा देनी है। अब अमाउंट आपके पास कितना होना चाहिए? अगर आप सिंगल हो, आप अकेले जा रहे हो, तो कम से कम आपके बैंक अकाउंट के अंदर 7 से 8 लाख रुपए होने चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आपके पीछे कितने डिपेंडेंट हैं। एम्बेसी इस चीज़ को देखती है और इस चीज़ को देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, आपकी इनकम इतनी है कि आप अपना जो टूर है उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके टूर के वो कवर हो जाएं। उसके बाद उसका डबल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में बचना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में है। अगर आप बिजनेस करते हो उस कंडीशन में भी चलेगा, और अगर आप जॉब करते हो उस कंडीशन में भी। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कि वो एक अमाउंट उठाते हैं, किसी से पकड़ते हैं और अपने बैंक में डाल देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं 10 लाख 8 लाख। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया। कोई चीज़ उन्होंने बेची है, कोई प्रॉपर्टी बेची है या कुछ बेचा है, ये आपने प्रूव करना होता है। क्योंकि एक सैलरीड पर्सन है, वो ये शो कर रहा है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। तो एकदम से जब वो एक अमाउंट डाल देता है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसमें एम्बेसी को डाउट हो जाता है। तो जब भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, अगर आपके पास पैसा है आप उसको पहले डाल दें, 6 महीने के बाद आप फिर अप्लाई करें। ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि अगर आप 5-6 लाख रुपए इकट्ठे डाल देते हो अपने अकाउंट में, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। एज अ बिजनेसमैन अगर आप बिजनेस कर रहे हो उस कंडीशन में तो आप डालते हो, उसमें ज़्यादा डाउट नहीं होता एम्बेसी को, क्योंकि आपका बिजनेस है। बिजनेस में कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम होता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन उस कंडीशन में भी आपके पास जो अमाउंट है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए। 2-3 महीने उस अमाउंट को हो जाने चाहिए, वो पुराना आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट आपका मेंटेन जितना अच्छे से होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे वीज़ा मिलने के। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसा कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो तो आपको एफआरसी चाहिए होता है। मैरिड हो आप तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो शो कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ शो करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी वो आपने सिर्फ शो करनी है जो आपके एफबीआर में डिक्लेयर्ड हो।
अगर आपने एफबीआर में अपने टैक्स में उस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया, फिर आपने उसकी लगा दी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री या लगा दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रजिस्ट्री ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो अगर आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपके जो इनकम टैक्स के जो आपके रिटर्न्स होते हैं उसके अंदर डिक्लेयर की हुई है, उसके अंदर शो की हुई है, आपका बैंक बैलेंस उसमें शो किया हुआ है, वही उसको ही वैल्यू दी जाती है। उसी की बेस पे आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट होता है या रिफ्यूज़ होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। प्रॉपर्टी है तो उसको आपने डिक्लेयर कर देना है अपने टैक्स के जो रिटर्न्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर आप इंडिया में हो तो वहाँ पे जो सिस्टम होता है उसके तहत आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। पाकिस्तान में एफबीआर में आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास घर है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो सब डिक्लेयर करके रखो। एक्स्ट्रा कोई आपके पास इनकम सोर्स है, आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हो जॉब के अलावा, है आपका जो मेन बिजनेस है उसके अलावा, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हो, उसके प्रूफ भी आप लगा सकते हो कि मैं इन सोर्सेज से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा हूँ और ये मेरी इनकम है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाओगे, अच्छे से लगाओगे। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कवर लेटर आपने बहुत अच्छे से लिखना है। उसमें आपने अपना पर्पज़ ज़ाहिर करना है कि आप क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री का। उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से उसके सिटीज़ हैं, कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उनके बारे में आपने कवर लेटर में लिखना है। अभी क्योंकि ये राइट टाइम है, वीज़ा अप्लाई करने का सीज़न स्टार्ट है, तो इसमें वीज़ा रेशियो अच्छा होता है। वीज़ा रेशियो क्या होता है? वीज़ा रेशियो कुछ नहीं होता। वीज़ा का एक कोटा होता है हर कंट्री के लिए। लोग बोलते हैं इस कंट्री ये ज़्यादा वीज़े दे रही है, कम वीज़े दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कोटा मुख्तस होता है हर कंट्री के लिए। पाकिस्तान को इतने वीज़े देने हैं, इंडिया को इतने देने, फिर उस कंट्री के लिए लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो यकीनन रिफ्यूज़ल ज़्यादा आएंगे। कम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो रिफ्यूज़ल कम आएंगे, क्योंकि जो कोटा है उसके मुताबिक ही उन्होंने वीज़ा देने होते हैं। उससे ज़्यादा वीज़े वो नहीं देते, उससे कम वीज़े वो नहीं देते, ठीक है। तो वीज़ा रेशियो होता है कि कितनी क्वांटिटी में लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। कवर लेटर अच्छे से लिखें, फॉर्म बिल्कुल करेक्टली आप फिल करें। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपर बना के आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है वीज़ा के लिए। जब आपकी फ़ाइल प्रॉपर होगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रॉपरली आपने उनको पूरा करके वीज़ा अप्लाई किया, तो आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं वो अच्छे होते हैं। अगर कोई कमी पेशी आप रखेंगे तो आपके चांसेस कम होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो अपडेट थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। आपके लाइक से जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाता है। इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आप मेरी वीडियोस को फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।